अगर आपके पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो आपके फैमिली के टुवर्ड्स हो या फिर आपने कोई लोन ले रखा हो उसको रीपेमेंट का हो और आप अपनी फैमिली को पूरी तरीके से फिनेंशियली सिक्योर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करूंगी टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना टर्म कवर लेना चाहिए। बाय द वे, ये तो है पर्सनल फाइनेंस, इसमें हर जगह काम चलाने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जब आप अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करें तो एग्जैक्टली कितना करना चाहिए ताकि आपकी फैमिली कंप्लीटली सिक्योर रहे इन केस आपको कुछ हो जाता है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए नोटिफिकेशन फटाफट। आई एम सलमा सोनी, आई एम ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सो लेट्स बिगिन। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली ये एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। वैसे तो आप देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत तरीके की होती हैं और ज़्यादातर जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट से मिक्स होता है। अगर आप उस तरह के इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही छोटा कवर मिलेगा और प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा होगा। उसमें क्या होगा कि आपका जो लाइफ है वो सही ढंग से कवर नहीं होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी कुछ खास नहीं होगा। इसीलिए ये हमेशा रिकमेंडेड है कि आप अपने रिस्क कवर को और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखें और उसके लिए द बेस्ट वे इज़ टू बाई अ टर्म कवर। तो टर्म इंश्योरेंस में आप काफ़ी छोटा सा प्रीमियम देके बड़ा सम अश्योर्ड ले सकते हैं, कवर अमाउंट ले सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को फिनेंशियली सफ़र ना करना पड़े। इसीलिए टर्म कवर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब टर्म कवर किसको लेना चाहिए या फिर लाइफ कवर फॉर दैट मैटर किसको लेना चाहिए? उस इंडिविजुअल को लेना चाहिए जिसके ऊपर फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो अपनी फैमिली की हो या फिर लोन पे करने की हो। तो बहुत बार क्या होता है, जो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो इवन बच्चों के नाम पे होती हैं, जिसमें बोलते हैं कि आपके बच्चों का एजुकेशन के लिए आप ये पॉलिसी ले लें। वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि आपके बच्चे तो कमाते नहीं हैं। उनकी लाइफ को सिक्योर करने का मतलब इन केस उन्हें कुछ हो जाता है तो आपको लमसम मिलेगा। आई डोंट थिंक दैट्स द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस एट ऑल। इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि जो भी इंसान कमाता है, घर चलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अगर उसकी लाइफ को कुछ हुआ और उसकी लाइफ कुछ होने से उसकी फैमिली को फिनेंशियली इम्पैक्ट होगा, ये तो जाहिर सी बात है। इसीलिए उन सभी इंसानों को ही इंश्योरेंस लेना चाहिए जिनके ऊपर फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसको लेना चाहिए इंश्योरेंस, और वहाँ पे आंसर होना चाहिए इंडिविजुअल हैविंग अ फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। किसी भी तरह से आप वैसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ना ले जो इन्वेस्टमेंट से मिक्स हो। मैंने एक बार गलती कर चुकी, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट डू दैट। मैंने ये गलती तब की थी जब मैंने अपना करियर नया नया शुरू किया था, और बहुत बार उस टाइम पे हम कम्प्लीटली कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और टैक्स प्लानिंग के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यस, जो आपका टर्म कवर होता है वो भी अंडर सेक्शन 80C कवर होता है, तो इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आपको कितना एग्जैक्टली लाइफ इंश्योरेंस कवर या फिर टर्म कवर लेना चाहिए। उसके लिए हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं लाइफ इंश्योरेंस नीड एनालिसिस। इसको मैं एक्सेल शीट में कैलकुलेट करूंगी, और उस एक्सेल शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आप कर सके अपने लाइफ इंश्योरेंस नीड का कैलकुलेशन फटाफट और ले सके टर्म कवर, ताकि आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाए सही तरीके से। तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। ये रहा हमारा एक्सेल शीट। यहाँ पे हम डालेंगे कुछ नंबर्स। मैंने पहले से ही कुछ नंबर्स डाल के रखे हैं जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर।
यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है वो मैं आपको बताऊंगी और फिर देखेंगे कि आपको कितना टर्म कवर खरीदना चाहिए। फर्स्ट कॉलम है हमारा होम लोन का। अगर आपके पास होम लोन है तो यहाँ पे अमाउंट डाल दे, जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसका। मैंने यहाँ पे जस्ट 50 lakhs डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो लेट इट बी 0। आपने कोई कार लोन ले रखा है या किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो वहाँ पे ये अमाउंट डालिए। मैंने इसको ब्लैंक छोड़ रखा है। उसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा लोन है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, उसकी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए, तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल 50 lakhs होता है। दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉलम है जो है डिपेंडेंट का। तो आपके पास अगर आपके चाइल्ड हैं तो उनका कितना एक्सपेक्टेड आज के डेट में एजुकेशन कॉस्ट हो सकता है और मैरिज कॉस्ट, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अब उसके भी पहले थोड़ा राइट हैंड साइड आ जाते हैं और बेसिक डेटा फिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने योर एज एज 30 रखा है। आपका जो भी एज है वहाँ पे ये टाइप कर दीजिए। आपकी स्पाउस का जो भी एज है यहाँ पे वो टाइप कर दीजिए। आपकी स्पाउस अगर अर्निंग स्पाउस हैं तो वहाँ पे उनका मंथली इनकम टाइप कर दीजिए और फिर उनका रिटायरमेंट एज टाइप कर दीजिए। मेरे केस में मैंने यहाँ पे 60 रखा है क्योंकि वो नॉर्मली रिटायरमेंट एज होता है इंडिया में, बट आप कुछ भी रख सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट 55, 50 भी रख के देख सकते हैं। अगर आपके पास चाइल्ड है तो यहाँ पे आप अपने पहले और दूसरे चाइल्ड का एज लिख दें और यहाँ पे आप लिखें कि चाइल्ड का एनुअल एक्सपेंस कितना है उनके कॉलेज के टूवर्ड्स, या फिर अगर वो स्कूल में है तो स्कूल के टूवर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया है एज ए एनुअल एक्सपेंस। दीज आर जस्ट दी अप्रॉक्स नंबर आपको बताने के लिए कि कैलकुलेशन काम कैसे करता है। ये कैलकुलेटर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे हमने छोड़ा था। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का जो नंबर से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ नंबर डाल रखा है और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल रखा है। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सही सही डेटा फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स या किसी और को कोई भी डिपेंडेंट को पैसे देते हैं तो वो अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा है, मे बी हम यहाँ पे 1000 रुपये लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट ऐसे ही। और यहाँ पे हो गया अमाउंट 46,01,000। तो टोटल डिपेंडेंट का जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे आएगा। एजुकेशन और मैरिज आज के डेट में, अगर आज आपको लगता है कि चाइल्ड के हायर एजुकेशन में टोटल व्हाटएवर लगेगा अमाउंट और मैरिज को मिला के आज अगर शादी होगी तो कितना लगेगा, वो अमाउंट लिखना है आपको कल का। फ्यूचर वैल्यू नहीं लिखना है, आज का लिखना है। उसी तरह यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। और राइट हैंड साइड आपको बस मेंशन करना है कि कितना एक्सपेंस है टुवर्ड्स देयर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड देयर एज। अब चलिए नीचे और देखते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर द बेसिक नीड। यहाँ पे आपका कितना खर्चा होता है महीने का, अगर 50,000 खर्चा होता है रेंट EMI वगैरह मिला के, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आर द लग्जरी एक्सपेंसेस, जो भी आप ईटिंग आउट हो, मूवी हो, इंटरटेनमेंट हो, उस तरह कितना होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपना इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली मैजिक है। हाँ, अगर आप अपना इनकम और एक्सपेंस सही ढंग से ट्रैक करेंगे तो यू कैन सेव मच मोर देन वॉट यू आर सेविंग राइट नाउ। राइट इट डाउन। मैंने अभी तक 250 प्लस फैमिली की प्लानिंग की है और मैक्सिमम केसेस में सेविंग्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इस चीज़ को यूज़ करने से, इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करने से। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके टोटल मंथली एक्सपेंस 70,000 है, राइट नाउ यू नीड नॉट वरी एनीथिंग, बाकी सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नीचे आइए, ये सब में भी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, तो मैं एक काम कर देती हूँ, जो जो कॉलम आपको फिल करना है वो मैं कलर कर देती हूँ, राइट। आई जस्ट कलर देम विथ येलो कलर एंड देन प्रोवाइड यू इन द लिंक। यहाँ पे आपको लिखना है लाइफ इंश्योरेंस सम अश्योर्ड। सो आपकी कंपनी ने क्या आपको कोई लाइफ कवर दे रखा है? अगर येस तो वहाँ पे आप वो वाला अमाउंट लिख दिए। यहाँ पे मैंने बस 50,000 लिख दिया है। मे बी लेट मी पुट 1 more 0, 5 लाख, ठीक है। यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट एसेट। सो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है विच इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड, योर स्टॉक्स, आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा, या कोई भी RD वगैरह फिक्स्ड डिपॉजिट, सबको जोड़ करके जो यहाँ पे आएगा वो नहीं, वो माइनस योर लायबिलिटी। अगर मान लीजिए ये सब कुछ मिला करके 25 लाख हुआ, माइनस अगर आपका होम लोन में यहाँ पे केस में 50 लाख हो गया,
मान लीजिए, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको आपका नेटवर्थ लिखना है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट अभी करके रखा है माइनस लाइबिलिटी कितना आता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट में आपको इंक्लूड करना है आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स, और आपने एफडी कर रखा है वो, आरडी कर रखा है वो, पब्लिक प्रोविडेंस, सुकन्या समृद्धि और इस तरह की जो भी इन्वेस्टमेंट है आपके पास सबको आप ऐड कर लीजिए, माइनस आपने कोई भी लोन ले रखा है तो वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, वो दैट इज़ योर नेटवर्थ। तो वहाँ पे ये अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला डाल रखा है, तो अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, अगर आपकी स्पाउस वर्किंग नहीं है तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, सो इन केस द स्पाउस इज वर्किंग, जैसा कि हमने पहले वाले सिचुएशन में लिया था, तो उसके हिसाब से देखिए तो आपको टर्म कवर एक्चुअली लेना होगा 2.2 crores का, राइट? दिस इज द एग्जैक्ट नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट। That is what is the magic when you do things on Excel sheet. ठीक है, सो अब क्योंकि आपका पर्सनल फाइनेंस है, प्लीज़ 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 डू नॉट गो विथ जस्ट सम थंब ऑफ रूल, बट गो विथ द कैलकुलेशन। ये आपको हेल्प करेगा आपकी फैमिली को सही तरीके से प्रोटेक्ट करने का। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इंश्योरेंस लेते समय, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? ये वो होता है जो कि आपको बताता है कि इन केस क्लेम होता है तो वो सेटल होगा कि नहीं। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है, तो उस केस में अगर 100 लोगों ने क्लेम किया है इंश्योरेंस का तो 95 लोगों को मिला है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई इज़ बेटर। कोई भी इंश्योरेंस, चाहे वो आपका टर्म इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप जा सकते हैं IRDA के वेबसाइट में चेक करने के लिए। बस कोई भी बोल दे उस पर भरोसा ना करें, IRDA के वेबसाइट पे जा कर के देखें कि एग्जैक्टली क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपने टर्म इंश्योरेंस में राइडर को इंक्लूड ना करें। बहुत बार क्या होता है कि एक्सीडेंट कवर एडेड होता है, क्रिटिकल इलनेस एडेड होता है। इट्स गुड टू कीप देम सेपरेट। मे बी एक्सीडेंट कवर आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट क्रिटिकल इलनेस को इंक्लूड करना अवॉइड करें। और इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो सेशन आने वाला है, सो डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल बटन so that you get the notification as and when I upload the video. अगर आज का सेशन आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी अपनी फैमिली को कंप्लीट तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए और हम सब अपनी फैमिली को सही तरीके से सिक्योर कर पाए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।